क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़माने से बहुत पहले इंडिपेंडेंट इंडिया में एक रिमार्केबल पीपल्स मूवमेंट हुआ था, एक प्रिस्टीन मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट को बचाने के लिए। जी हाँ, साइलेंट वैली एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से बर्बाद होने जा रहा था और उसे बचाने के लिए शुरू हुई एक लंबी लड़ाई। 10 साल से भी ज़्यादा चले इस स्ट्रगल में हज़ारों लोग शामिल हुए, जिनमें से बहुत से शायद कभी साइलेंट वैली गए भी नहीं। कोई सेंट्रलाइज प्लानिंग नहीं थी, फिर भी ये मूवमेंट हाईली इफेक्टिव बनी। एक आम नागरिक की पहुंच में होने वाले सब तरह के टूल्स ट्राई किए गए, लेटर्स लिखे गए, सेमिनार्स हुए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कोर्ट पिटिशंस और आखिरकार लोग सक्सेसफुल रहे। ये मूवमेंट एक लोकल स्ट्रगल से शुरू हुई, जो धीरे धीरे पूरे देश की आवाज़ बन गई। साइंटिस्ट, पोएट्स, विलेजर्स और पॉलिटिशियंस सब मैदान में उतरे और एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला गवर्नमेंट और लोगों के बीच। यहाँ स्टेक्स सिंपल नहीं थे। एक तरफ था डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट का वादा और दूसरी तरफ था हेरिटेज ऑफ एनवायरनमेंट एंड लोकल ट्राइबल कल्चर। मूवमेंट डिफीट होती तो फॉरेस्ट बर्बाद होता और बायोडाइवर्सिटी खो जाती, और अगर जीत होती तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का एक नया चैप्टर लिखा जाता। ये मूवमेंट 10 साल के लंबे अरसे तक चली और इसमें कई मोड़ आए, सेटबैक्स लगे, बिट्रेयल्स हुए, लेकिन सस्टेन्ड प्रेशर की आखिर जीत हुई। आज हम देखेंगे कैसे ऑर्डिनरी वॉइसेस ने गवर्नमेंट को झुका दी और इस मूवमेंट से लिए गए लेसन्स आज के क्लाइमेट थ्रेट्स के लिए उतना ही रेलिवेंट है। साइलेंट वैली केरला में मौजूद वेस्टर्न घाट्स का एक 90 स्क्वायर किलोमीटर्स का अनटच्ड रेन फॉरेस्ट है। यहाँ 2000 से ज़्यादा प्लांट स्पीशीज, 200 से ज़्यादा बर्ड्स और लगभग 50 एम्फीबियन स्पीशीज पाई जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, द रेयर लाइन टेल्ड मकाक यहाँ पाए जाते हैं। कुंतीपुज रिवर इस इकोसिस्टम की लाइफलाइन है। 1970 में केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम प्रपोज किया। प्लान था 240 मेगावाट पावर जनरेट करना, लेकिन इससे 8.3 स्क्वायर किलोमीटर्स का फॉरेस्ट डूब जाता। आर्ग्यूमेंट ये था कि जॉब्स क्रिएट होंगे, इरिगेशन प्रोवाइड होगा और स्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, लेकिन बायोडाइवर्सिटी लॉस का कंसर्न यहाँ एक बड़ा इशू था। 1972 में स्टीवन ग्रीन की मकाक्स पर की गई स्टडी ने थ्रेट को हाईलाइट किया और बताया कि ये स्पीशीज हाईली वल्नरेबल है टू द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ये पहली साइंटिफिक वार्निंग थी अगेंस्ट द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हर्पेटोलॉजिस्ट रॉम विटेकर ने यहाँ की रेयर स्नेक स्पीशीज को स्टडी किया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को लेटर लिखा साइलेंट वैली की कंजर्वेशन के लिए। अब इन रिपोर्ट्स ने नेचुरलिस्ट को अलर्ट कर दिया था। वहीं दूसरी ओर 1973 में प्लानिंग कमीशन ने 25 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया। हालांकि फंड्स की शॉर्टेज की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हुआ। इसी दौरान इस प्रोजेक्ट के ऑपोजिशन में सामने आए कुछ की फिगर्स, जैसे कि पोइट सुगाता कुमारी, बॉटनिस्ट और केएसएसपी लीडर एमके प्रसाद और लेजेंडरी ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली। सतीश चंद्र नायर, जो उस समय एक यंग रिसर्च स्टूडेंट थे, इन्होंने इस मूवमेंट को ग्रास रूट लेवल पर एंकर किया। 1975 में इन्होंने साइलेंट वैली विजिट किया और लेक्चर्स और नेचर कैंप्स के थ्रू लोकल कम्युनिटीज़ को अवेयर करना शुरू किया। धीरे धीरे ये लड़ाई सिर्फ कल्चरल एलीट्स की लड़ाई नहीं रही, आगे चलकर ये एक बड़ी पीपल्स अपराइजिंग बनी, जहां ट्राइबल्स, विमेन, स्टूडेंट्स और ऑर्डिनरी विलेजर्स बिल्कुल मॉनसून विंड्स की तरह उठ खड़े हुए। जब प्रोटेस्ट तेजी से बढ़ने लगे तो अक्टूबर 1976 में फेमस कंजर्वेशनिस्ट जफर फतुल्ले की लीडरशिप में टास्क फोर्स बनाई गई इस प्रोजेक्ट की इकोलॉजिकल इम्पैक्ट को स्टडी करने के लिए। रिपोर्ट ने रिकमेंड किया कि प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर देना चाहिए, लेकिन इस रिपोर्ट में एक क्लॉज था, अगर प्रोजेक्ट अबैंडन करना पॉसिबल ना हो तो कुछ सेफगार्ड्स के साथ प्रोसीड किया जा सकता है। 17 सेफगार्ड्स की एक लिस्ट भी दी गई। इस क्लॉज को एक लूप होल की तरह इस्तेमाल किया गया। आगे चलकर केरला स्टेट गवर्नमेंट ने एक मॉनिटरी कमेटी बनाई जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में सपोजिडली उन 17 सेफगार्ड्स को फॉलो करते हुए चलेगी, लेकिन ये कमेटी इंडिपेंडेंट नहीं थी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। अब जब कोर्ट के सामने केस आया तो स्टेट ने एफिडेविट फाइल किया और कहा कि हम सेफगार्ड्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं
और ये भी कहा कि साइलेंट वैली का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस प्रोजेक्ट से अफेक्ट होगा। हाई कोर्ट ने रूल किया कि साइंटिफिक मेरिट्स पे कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा। ये एक पॉलिसी मैटर है और क्योंकि सेफगार्ड्स का प्रोसेस चल रहा है तो प्रोजेक्ट को रोकने की कोई वजह नहीं है। कंजर्वेशनिस्ट ने आर्ग्यू करते हुए वार्न किया कि डैम सिर्फ 10% फॉरेस्ट नहीं डुबोएगा बल्कि पूरा इकोसिस्टम खतरे में डाल देगा और डैम का वर्कफोर्स इलीगल फेलिंग और एनक्रोचमेंट को बढ़ावा देगा। 1977 में इकोलॉजिस्ट वीएस विजयन ने एक इकोलॉजिकल स्टडी की लेकिन उसे साइडलाइन कर दिया गया। सलीम अली ने भी इस डैम को लेकर कहा कि इट्स शॉर्ट साइटेड विद लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स। दोस्तों, इस पूरे सिनेरियो में मीडिया का रोल काफी दिलचस्प रहा। शुरू के दिनों में ज्यादातर अखबार एकदम प्रो प्रोजेक्ट थे। मलयाला मनोरमा और मातृभूमि जैसे रीजनल जायंट्स ओपनली डैम के पक्ष में लिखते रहे। कंजर्वेशनिस्ट की बातें या तो इग्नोर होती थी या मार्जिनलाइज। और जब लाइन टेल्ड मकॉक इस मूवमेंट का सिंबल बना तब मैन वर्सेस मंकी नरेटिव बनाकर इसका मजाक बनाया गया। ऐसा दिखाया गया कि मंकीज के लिए पावर और रोजगार को सैक्रिफाइस करने की बात हो रही है। ये एक रिटोरिकल वेपन बना एक्टिविस्ट्स को एलिटिस्ट्स दिखाने के लिए। ये फेज इस मूवमेंट का लो पॉइंट था, लेकिन बिट्रेयल्स, सप्रेशन और मीडिया मॉकरी के बावजूद लोग पीछे नहीं हटे। इसी बीच एक इमोशनल मोमेंट ने लोगों को फिर से एनर्जाइज किया। राइटर वाइकोम मोहम्मद बशीर ने सुगाता कुमारी को एक पोस्ट कार्ड लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि लूजिंग बैटल्स ऑल्सो नीड फुट सोल्जर्स। तो सुगाता कुमारी ने फेमस मलयाली पोएम माराथिनु स्तुति यानी एन ओड टू अ ट्री लिखी। मूवमेंट एक बार फिर से ट्रैक पर आई। यूथ और नेचर क्लब्स ने अवेयरनेस कैंपेन्स और इंटेंस कर दिए। प्रभाकरन नायर ने लिटरली गांव-गांव जाकर लोगों को अवेयर किया। प्रोफेसर जॉन जेकब ने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया और मूवमेंट के फुट सोल्जर्स तैयार किए। यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आता है। इस राइजिंग स्टॉर्म और टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन के बाद प्रेशर बढ़ा तो केरला गवर्नमेंट ने 1979 में साइलेंट वैली प्रोटेक्टेड एरिया एक्ट पास किया जिसमें साइलेंट वैली फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। अब मीडिया का नैरेटिव भी बदलने लगा। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर्स ने साइलेंट वैली पर फुल पेज फीचर्स छापे। एडिटोरियल्स में स्ट्रांगली लिखा कि फॉरेस्ट को बचाना जरूरी है। नेचुरलिस्ट एम कृष्णन के स्टेटमेंट छपे जिसमें उन्होंने लिखा कि द साइलेंट वैली इज मोर इम्पोर्टेंट देन देम ऑल, द लास्ट ऑथेंटिक साइजेबल एवरग्रीन फॉरेस्ट लेफ्ट। रीजनल प्रेस में भी इसी तरह का चेंज देखने को मिला। अब जब फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया तो पब्लिक को लगने लगा कि साइलेंट वैली अब सेफ है, लेकिन एक्ट के फाइन प्रिंट में एक और लूप होल था। जिस जगह पर डैम और रिजर्वायर बनना था वो एरिया प्रोटेक्शन के बाउंड्री से ही एक्सक्लूड कर दिया गया। मतलब कानून के नाम पर जनता के साथ कंसेंसस तो दिखाया गया लेकिन प्रोजेक्ट के लिए दरवाजे खुले छोड़ दिए गए। सेंटर में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने भी इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया। अब एक्टिविस्ट तुरंत मोबिलाइज हुए और केरला हाई कोर्ट से स्टे लिया गया। टेलीग्राम्स भेजे गए और पीपल्स मूवमेंट ऑर्गेनाइज हुआ। इसी दौरान केरला साहित्य अकेडमी ने वनपर्वम एंथोलॉजी, एक मलयालम पोएट्री कलेक्शन पब्लिश की जो सुगाता कुमारी ने कंपाइल की और एडिट की। सतीश चंद्रन नायर जैसे एक्टिविस्ट डिबेट्स और अलायंसेस बनाते चले गए। ग्लोबल अटेंशन भी बढ़ गया। IUCN ने साइलेंट वैली पर एक रेजोल्यूशन पास किया। अब ये लोकलाइज स्ट्रगल एक रियल मास मूवमेंट बन गई थी, एक आवाज जो सिर्फ केरला नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रही थी। 1980 में सेंटर में सरकार बदलती है। इंदिरा गांधी वापस पावर में आती है और उन्होंने साइलेंट वैली इशू में पर्सनल इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। उनका बयान था द साइलेंट वैली विल बी प्रोटेक्टेड। जून 1983 में सेंटर ने एक हाई लेवल कमीशन अपॉइंट किया, MGK मेनन कमीशन, और नवंबर 1983 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। क्लियर रिकमेंडेशन था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुड बी स्क्रैप्ड। 1984 में साइलेंट वैली को ऑफिशियली नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया और एक साल बाद 1985 में PM राजीव गांधी ने उसका फॉर्मल इनॉग्रेशन किया। साइलेंट वैली बच गया। ये विक्ट्री थी लोगों की और प्रूफ था कि ग्रास रूट एक्शन नेशनल पॉलिसी को बदल सकता है। आज साइलेंट वैली नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का कोर है, एक बायोडाइवर्सिटी आर्क और इको टूरिज्म हब। लेकिन इस मूवमेंट की लेगेसी इससे बहुत बड़ी है। इस मूवमेंट के बाद इंडिया में इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मैंडेटरी EIA यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट शुरू हुआ और 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एस्टैब्लिश हुई। तो आखिर में बात करते हैं आज के सिनेरियो की, क्योंकि थ्रेट्स अभी भी हैं। हाल ही में अडानी ग्रुप की लैंड बैंक कंट्रोवर्सी ने कॉर्पोरेट लैंड ग्रैबिंग का एक नया कंसर्न उठाया
ओडिशा के गंधमर्दन हिल्स के पास जो एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, रिपोर्ट्स हैं कि अडानी ग्रुप की एक सब्सिडियरी को सरकार ने एलिजिडली काफ़ी कम दामों में ज़मीन बेच दी। इसी तरह नए डैम प्रोजेक्ट्स जैसे कि पथरकदवु और अथिरापल्ली जैसे प्रपोजल्स बार बार उठते रहे हैं। हर प्रपोजल एक नया इकोलॉजिकल चैलेंज रहा है और इम्पैक्ट दिखना भी शुरू हो चुका है। राइजिंग टेम्परेचर्स, इरेटिक रेनफॉल और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो इन इफेक्ट हमारे इकोसिस्टम को और वल्नरेबल बना देते हैं। ये पैटर्न्स कई ज़्यादा डेंजरस हैं क्योंकि इसके लिए कोई सिंगल प्रोजेक्ट अपोज करना काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरत है एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी मेकिंग अपरेटस की और उसके लिए ज़रूरत है एक अवेयर सिटीज़न की। तो अब जिम्मेदारी हमारी है। अगर आपको लगता है कि आपका एक छोटा कदम इनसिग्निफिकेंट है, तो साइलेंट वैली की कहानी प्रूफ है कि हर आवाज़ मैटर करती है। हम आवाज़ उठाते रहेंगे ऐसे इश्यूज़ पर। सब्सक्राइब एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉज। पोस्ट द नेक्स्ट issue suggestions in the comments below. This is Geoverse. Be curious, be kind.